जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं, लेक्चर नंबर 97 बी। और ये है हमारे चैप्टर 12 इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन। यूँ समझिए आज का जो लेक्चर है ये आपका चैप्टर 12 का सबसे अहम लेक्चर है। अगर ये आपने समझ लिया और आज जो क्वेश्चन दिए आपने 50% भी कर लिए, कितने यानी क्वेश्चन सारे करने हैं लेकिन उनका एक्यूरेसी लेवल अगर 50% तक भी है, चैप्टर 12 आपको समझ आ गया। ठीक है, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और 2 थे वो थे रिप्रोडक्शन वाले, रटे वाले। उसमें से कोई चीज़ अगर समझ नहीं भी आई लेकिन याद कर लिया तो हक अदा हो गया। वैसे अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछ लीजिए। चैप्टर 12 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 या 2 में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछ लीजिए। वो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी की एग्जांपल समझ आ गई कि परचेज की ट्रांजैक्शन में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, मैक्सिमम कितनी एक्टिविटीज़ हो सकते हैं उसने आपको बता दिया। और अगर ये एग्जांपल आपने समझ लिया है तो यूँ समझिए कि आपने परचेज सिस्टम भी समझ लिया, क्योंकि परचेज सिस्टम में यही चीज़ें होंगी। जी हाँ, वो लिखा है कि मैनेजमेंट्स ऑपरेटिंग स्टाइल एंड फिलॉसफी इज नॉट एग्रेसिव टुवर्ड्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जैसे बाज़ का कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, किसी एग्जाम क्वेश्चन के साथ एग्जाम में बैठ के बड़े पर्सनल हो जाते हैं। जब तक ये टैली नहीं होगी अगले सवाल पे नहीं जाना, तो क्या होता है वो उल्टा नुकसानदेह चीज़ होती है, टाइम ज़्यादा ज़ाया होता है। उसी तरह अगर मैनेजमेंट का एटीट्यूड बहुत ये है, स्टूडेंट का एटीट्यूड एग्रेसिव टुवर्ड्स एग्जाम क्वेश्चन, एग्रेसिव मॉडरेट होना चाहिए। पहली अटेम्प्ट में हो गया ठीक है, अब दोबारा इसको एक दफ़ा सरसरी तौर पे देख ले, कोई चीज़ समझ आती है ठीक, वरना ज़्यादा टाइम ना लगाए, अगले क्वेश्चन एंड में टाइम बचा तो दोबारा इसको देख लेंगे। उसी तरह अगर मैनेजमेंट का एटीट्यूड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ एग्रेसिव, एग्रेसिव का मतलब क्या है, वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है इस चीज़ को कि रिजल्ट क्या है। सीएफओ को बाकायदा थ्रेट किया जाता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो फिर आपकी जॉब सिक्योर्ड है, वरना आप कोई और जॉब ढूंढ लीजिए। एग्रेसिव का मतलब गुस्से वाली मैनेजमेंट नहीं है, हालांकि गुस्से वाली मैनेजमेंट होना भी फ्रॉडिश फैक्टर है, लेकिन एग्रेसिव का मतलब एग्रेसिव टुवर्ड्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एग्रेसिव टारगेट सेट किए जाते हैं और एम्प्लॉयज को एग्रेसिवली परसू किया जाता है कि वो उन टारगेट्स को अचीव करें। इस तरह के कल्चर में फिर एम्प्लॉय खुद कंट्रोल्स को बाईपास करने की कोशिश कर, वो फिर खुद फेक सेल रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। तो वो कह रहा है कि एटीट्यूड आप इनकरेज ज़रूर करें ज़्यादा काम करने के लिए या टारगेट अचीव करने के लिए, लेकिन एग्रेसिव ना हो टारगेट के साथ कि अगर किसी ने अचीव नहीं किया टारगेट तो उसको सज़ा देनी है या उसकी प्रमोशन बिल्कुल नहीं होगी। बहुत से फैक्टर्स दूसरे हो सकते हैं। क्लियर मेरे भाई? और कोई क्वेश्चन? ये बंद कर दीजिएगा, ये प्रोजेक्टर बंद कर दे और ये उठा दीजिएगा, हाँ, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल्स में है जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन का। देखिए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन का एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना। क्या ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है? यस। तो अब ये इंश्योर करना चाहिए कि इंफॉर्मेशन सही ट्रैवल कर रही है कंप्लीटली। जैसे जो सेल इनवाइसेस, जो गुड डिस्पैच नोट हैं वो सारे के सारे इनवाइसिंग डिपार्टमेंट पहुंचने चाहिए, सेल इनवाइसेस सारी की सारी डिपार्टमेंट पहुंचनी चाहिए। तो ये चीज़ इंश्योर करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल्स होते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल्स का मकसद होता है इंफॉर्मेशन इंश्योर करना, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह सही प्रोसेस हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। अब इसकी दो टाइप्स होती है और आजकल चूंकि ज़्यादातर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है आईटी इक्विपमेंट के ज़रिए से। अब वो जाहिर है वो लेटर थोड़ी लिखे जाए पुराने ज़माने में जो डाक में होते थे, हाँ अब ईमेल वगैरह के ज़रिए से, बल्कि कंपनी ने अपना इंटरनल सिस्टम डेवलप किया होता है। तो इसीलिए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल्स में दो तरह के कंट्रोल्स होते हैं, जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल। और ये दोनों तरह के कंट्रोल्स आप आईटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 13। वो एक छोटा सा चैप्टर है, दो तीन अच्छे कंसेप्ट है उसमें स्टडी करेंगे जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन। क्यों ये जनरल कंट्रोल एप्लीकेशन कंट्रोल इस चैप्टर में क्यों नहीं डिस्कस कर रहा, आईटी वाले में क्यों लेके गया? क्योंकि आजकल ज़्यादातर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है थ्रू आईटी। ठीक है जी, तो ये इसके बारे में आप आईटी वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। और कोई क्वेश्चन?
चलिए, अच्छा ये सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से आपको मैं सिखा रहा हूं आपने इसको उसी तरीके से सीखना है। जिस तरह सब्सटेंटिव प्रोसीजर में समझ लीजिए आपने देखा होगा कि मोर देन 80%, बल्कि रिसेंटली तो वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है, उसी तरह इस चैप्टर में भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है। और इसकी केस स्टडी चैप्टर 12 की निस्बत बहुत ही आसान है, बहुत ही। और चैप्टर 12 की केस स्टडी चैप्टर 10 सब्सटेंटिव प्रोसीजर की केस स्टडी से बहुत ही आसान है और उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लफ्ज़ नोट कीजिए, मैंने क्या बोला, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस ऐसे आई कि आपने जो टेक्निकल लेवल पे जाके सेट किए हैं उसमें थोड़ा हमें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ठीक है, जब तक उसे दूसरी दफ़ा ना पढ़ लें। वरना ज़्यादातर क्वेश्चन पहली दफ़ा पढ़ेंगे आपको इंटरेस्टिंग महसूस होंगे, लेकिन जब सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी तब। चैप्टर का थीम क्या है ये सुन लीजिए। और इस चैप्टर में मोस्ट प्रोबेबली वो केस स्टडी ही सेट करेगा। केस स्टडी में वो 5 हमारी कैटेगरीज हैं, इनमें से कोई सिस्टम सेलेक्ट करेगा, या सेल सिस्टम, या परचेज सिस्टम, या पेरोल, कैश एंड बैंक, इन्वेंटरी एंड फिक्स एसेट। ठीक, हमने करना क्या है, हमने ये सीखना है कि जो भी कंपनी सेल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है, सेल्स की ट्रांजैक्शन तो हर कंपनी में होती है ना, क्या सेल के ट्रांजैक्शन एक ही बंदा कर रहा होता है? इसका जवाब है नहीं। सेग्रीगेशन ड्यूटीज का कंसेप्ट बताता है कि एक ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा लोग या डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए। एक ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा लोग या डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए, सेग्रीगेशन ड्यूटीज। तो हम हर सिस्टम में ये स्टडी करेंगे कि इस सिस्टम में मेजर एक्टिविटीज क्या होती हैं। प्रैक्टिकली ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट कहाँ से होती है, कितने डिपार्टमेंट से गुजरती है, हर डिपार्टमेंट में क्या एक्टिविटीज या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होते हैं, और कैसे ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड होती हैं। यानी जो प्रीवियस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हमने स्टडी किया था ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यहाँ पे हम उसकी डिटेल सीख रहे हैं कि सेल्स सिस्टम में क्या क्या एक्टिविटीज और डॉक्यूमेंट्स होती हैं, परचेज सिस्टम में क्या होती हैं। अच्छा, तरीकाकार हर सिस्टम का एक ही तरह का है, इसलिए अगर आप सेल्स सिस्टम को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो परचेज सिस्टम वगैरह का तरीकाकार ऑटोमेटिकली समझ आए। जैसे सरसरी तौर पे अब देखें, अच्छा आपने डर नहीं जाना क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने याद नहीं करनी, सिर्फ इस पूरे चैप्टर में चंद अल्फाज याद करने हैं और उन अल्फाज का कंसेप्ट आपको क्लास में मैंने एक्सप्लेन करना है ये से। वरना आप देखें तो सेल सिस्टम परचेज देखें, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 को सिर्फ एक नज़र देखें, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं और फिर बॉक्सेस डब्बे बने हुए हैं। ये तो इतना है कि अगर सिर्फ इसी चैप्टर को याद करना हो ना तो महीना तो यही चैप्टर ले ले। लेकिन इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि ये सारी चीज़ें आपने याद करनी ही नहीं है, आपने सिर्फ चंद अल्फाज याद करने हैं, सिर्फ चंद अल्फाज याद करने हैं और आपका ये पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। जैसे सेल सिस्टम में अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस हैं, लेकिन इसमें आपने कमोबेश 18 से 20 वर्ड याद करने हैं, सिर्फ आपका ये परफेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन शर्त यह जिस तरीके से मैं कहूँगा आपने उस तरीके से याद करना, ठीक है। हम स्टडी करने जा रहे हैं सेल सिस्टम। सेल सिस्टम में हम क्या सीखेंगे कि एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जिसके पास इतने पैसे हैं कि वो सेग्रीगेशन ड्यूटीज का कंट्रोल अप्लाई कर सके, उसमें सेल्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए कितने डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और हर डिपार्टमेंट का मकसद क्या है, उसमें एक्टिविटीज क्या परफॉर्म होती हैं। क्लियर? अच्छा, पहले मैं आपको ज़बानी कलामी देखिए, बुक में उसने जो चीज़ एग्जाम में पूछनी है ना वो तो लिख दी है, आई कैप की बुक ने भी हमने भी, लेकिन वो चीज़ जो इसको समझने के लिए ज़रूरी है, जिसके बगैर ये कंसेप्ट समझ नहीं आएंगे, वो बुक में नहीं लिखी हुई।
और लिखे क्यों नहीं? क्योंकि वो उसमें से क्वेश्चन टेस्ट नहीं करेगा, लेकिन वो कंसेप्ट ज़रूरी हैं इस सारे मटेरियल को समझने के लिए। अगर वो बैक एंड पे जो कंसेप्ट चल रहे होते हैं वो समझ ना आए तो फिर ये रटा लगाना पड़ता है, हम रटा नहीं लगाए। स्टेप नंबर 1, हम सीखने क्या जा रहे हैं आज? सेल्स सिस्टम। आई कैप इसमें से मोर देन 90% चांस है केस स्टडी टेस्ट करेगा। इसमें हमने सीखना क्या है कि एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे होती है, कैसे होती है, ये सुनिएगा जरा, तरतीब से बता रहा हूं और डिटेल में समझा रहा हूं। स्टेप नंबर 1, सेग्रीगेशन ड्यूटी का कंसेप्ट कहता है कि किसी भी कंपनी में सेल्स की ट्रांजैक्शन किसी एक पर्सन को नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक से ज़्यादा लोग या डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होने चाहिए सेग्रीगेशन ड्यूटीज की वजह से, ताकि इस ट्रांजैक्शन में अगर कोई एक बंदा एरर करता है या कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन पास करता है तो चूंकि दूसरे लोग भी उसमें इन्वॉल्व होंगे ना किसी स्टेज पे वो पकड़ा जाएगा। तो पहला कंसेप्ट, सेल्स सिस्टम में एक डिपार्टमेंट नहीं है, टोटल 4 डिपार्टमेंट्स हैं, टोटल 4 डिपार्टमेंट्स हैं। पहला डिपार्टमेंट है हमारा ऑर्डर डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट है डिस्पैच डिपार्टमेंट, तीसरा डिपार्टमेंट है इनवाइसिंग डिपार्टमेंट और चौथा डिपार्टमेंट है जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अब जो ऑर्डर डिपार्टमेंट है, गैस कीजिए इसका काम क्या होता होगा? कस्टमर से ऑर्डर रिसीव करना, कस्टमर के साथ ऑर्डर एग्री करना, बेहतरीन, इसका ये काम है। ऑर्डर डिपार्टमेंट का काम क्या है? कस्टमर के साथ सेल्स ऑर्डर एग्री करना। फिर इसके बाद डिस्पैच डिपार्टमेंट है। डिस्पैच डिपार्टमेंट का काम गैस कीजिए क्या होगा? इंश्योर करना कि जो ऑर्डर एग्री हो गए हैं, सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट ने एग्री किए हैं, उनको डिस्पैच किया जाए। ये डिस्पैच डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन। इनवाइसिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होगा? इनवाइस कि जो भी चीजें कस्टमर्स को डिस्पैच की गई हैं उनकी इनवाइस प्रिपेयर की जाए, ठीक है, और एक कॉपी कस्टमर को सेंड कर दी जाए, एक कॉपी अकाउंट्स डिपार्टमेंट को सेंड। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट फोर्थ, और इसका काम क्या होगा गैस के लिए? एंट्री पास करना। अच्छा, अब इसमें 2 लफ्ज बोल रहा हूं, आपने बताना है दोनों में फर्क आपको समझ आएगा नहीं। सेल्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना और इसे लेजर में पोस्ट करना। सेल्स की ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करना और इसे लेजर में, जर्नल और लेजर में फर्क पता ना आपको? तो रिकॉर्डिंग किस में होती है? जर्नल में, और फिर उसके बाद पोस्टिंग कहाँ होती है? लेजर में। एग्री करते हैं सेल्स की ट्रांजैक्शन में यही डिपार्टमेंट होने चाहिए, बेहतरीन। अब आप देखिए कि सेल्स सिस्टम है ना, इसके 4 डिपार्टमेंट्स उन्होंने बनाए, उन्होंने आगे पीछे कर दिए, एक ट्रेन की तरह नहीं बनाए, वो ट्रेन की तरह बनते तो ज़्यादा क्लियर हो जाता, लेकिन बहरहाल 4 डिपार्टमेंट बने। पहला सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट, दूसरा डिस्पैच डिपार्टमेंट, तीसरा इनवाइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट, फोर्थ या अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इन सब के जिम्मे के काम है। फिर से क्विकली, सेल्स ऑर्डर के जिम्मे क्या काम है? सेल्स ऑर्डर कस्टमर के साथ एग्री करना। डिस्पैच, सेल्स ऑर्डर के मुताबिक गुड्स डिस्पैच करना। बिलिंग या इनवाइसिंग, जो डिस्पैच हो गई है उनको इनवाइस प्रिपेयर करना। और अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम क्या है? उस इनवाइस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करना और पोस्ट करना। क्लियर? लेकिन इनका ये जो मकसद है ये तो समरी मकसद है ना, समरी ऑब्जेक्ट। इनके डिटेल ऑब्जेक्टिव कुछ मजीद है। जैसे मुझे ये बताइए, अगर इनमें से हर डिपार्टमेंट अपना ये चाहता है काम सही तरीके से हो,
तो इनको कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अपने सामने रखने पड़ेंगे। जैसे सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट है ना, इसका काम है कस्टमर के साथ सेल्स एग्री करना, ऑर्डर एग्री करना, लेकिन इसका ये भी मकसद है, जब तक ये अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं करेगा ना, काम सही नहीं हो सकता। क्या कि ऑर्डर तभी एक्सेप्ट करे, ये नहीं कि हर कस्टमर आ रहा है उसका ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहा है, हर कस्टमर आ रहा है उसका ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं। इसको देखना चाहिए कि सिर्फ उन कस्टमर के ऑर्डर एक्सेप्ट करे जिनकी क्रेडिट लिमिट मौजूद है। फिर इसका ये भी मकसद है कि ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले देख ले इन्वेंट्री भी मौजूद है कि नहीं, ये ना हो इन्वेंट्री मौजूद ही नहीं और ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया जाए। ठीक है, इसीलिए इनके कुछ डिटेल ऑब्जेक्टिव हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पहला ऑब्जेक्टिव, इसे सेल्स ऑर्डर एग्री करने से पहले, अप्रूव करने से पहले क्रेडिट लिमिट्स चेक करनी चाहिए। ऐसे है, ऐसे। फिर इसे जब सेल्स ऑर्डर एग्री करे तो अपनी मर्जी के रेट्स पे ऑर्डर एग्री नहीं करना चाहिए, बल्कि जो रेट, जो प्राइस डायरेक्टर्स ने अप्रूव की है उस पे एग्री करना चाहिए। एग्री करते हैं? तीसरी चीज, सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट को सेल्स उस ऑर्डर उस वक्त एग्री करना चाहिए जब इन्वेंट्री अवेलेबल हो। अगर इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। एग्री करते हैं? फिर सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट को चाहिए कि इंश्योर करे जितने भी सेल्स ऑर्डर उसने एग्री किए हैं वो सारे के सारे कंप्लीटली अगले डिपार्टमेंट को पहुंच जाए। ये एग्री करते हैं? ये इसके मकसद हैं। क्या मकसद हैं सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट के? क्रेडिट सेल्स ऑर्डर तब अप्रूव जब क्रेडिट लिमिट हो, इन्वेंट्री मौजूद हो, रेट ऑथोराइज्ड हो, तब रेट। अगर आपको ये चार अल्फाज याद हो गए तो समझ लीजिए पूरा सिस्टम इसका याद हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ। प्रैक्टिकली कंपनी के अंदर सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट मौजूद होता है। सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट है, कस्टमर आया, सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट स्टेप नंबर 1 पे है। अब ये जो चीज़ें जो किताब में नहीं है लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए ज़रूरी है। सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट में बंदा कस्टमर से पूछता है सर आप कैश कस्टमर हैं कि क्रेडिट? अगर वो कहता है कैश कस्टमर, हम कहते हैं ये लो अप्रूव सेल्स ऑर्डर। लेकिन अगर क्रेडिट कस्टमर है तो हम देखेंगे, अगला सवाल पूछेंगे सर एग्जिस्टिंग है कि न्यू। अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो हम चेक करेंगे इस क्रेडिट लिमिट, इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से क्रेडिट लिमिट से एक्सीड करता है कि नहीं। अगर इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से क्रेडिट लिमिट से एक्सीड कर रहा हो, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब केस स्टडी में उसने 4-5 केस स्टडी में ये बताया है कि जैसे सेल्स ऑर्डर वालों को टारगेट दिया गया है कि आपने इतने सेल्स ऑर्डर अचीव करना है, और इसीलिए वो जो भी सेल्स ऑर्डर आता है उसकी क्रेडिट लिमिट या तो सेट ही नहीं करते, सेट करते हैं तो चेक नहीं करते, ऑर्डर अप्रूव करता कि टारगेट अचीव हो। रिक्वायरमेंट में उसने कहा कंट्रोल वीकनेस है, तो बताएं है कि नहीं वीकनेस? बिल्कुल है। तो क्रेडिट लिमिट सेट भी होनी चाहिए और सेल्स ऑर्डर अप्रूव करने से पहले चेक भी होनी। अगर तो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसकी क्रेडिट लिमिट ऑलरेडी सेट हो चुकी होगी। अगर न्यू कस्टमर है तो उसका केस हम एक सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट में ही 1-2 लोग बैठे होते हैं जिन्हें बाज़ औक़ात हम क्रेडिट ऑथोराइजेशन पर्सनस कह देते हैं, उनको फॉरवर्ड कर दिया जाता है केस। वो फिर बैकग्राउंड सर्च करते हैं, कस्टमर की मार्केट में रेपुटेशन क्या है, इसके एसेट्स क्या है वगैरह वगैरह, और फिर एक लिमिट प्रपोज कर दी जाती है कि इसको 5 लाख तक की क्रेडिट सेल कर दी जाए। क्लियर? फिर इसके बाद जब ये देख लिया जाता है कि क्रेडिट लिमिट है, फिर दूसरे नंबर पे देखा जाता है चले क्रेडिट लिमिट तो हो गई, विद इन लिमिट है, दूसरा क्या इन्वेंट्री भी मौजूद है कि नहीं। अगर इन्वेंट्री मौजूद हो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अगर इन्वेंट्री मौजूद ना हो नहीं किया जाएगा, वरना कस्टमर कहेगा भाई इन्वेंट्री मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, उस वक्त मुझे बताते नहीं इन्वेंट्री मैं किसी और दुकान से ले लेता। इन्वेंट्री बैलेंस भी देखना चाहिए। और फिर इसके बाद जो ऑर्डर करना चाहिए वो क्या, वो जो हमने सेल्स ऑर्डर एग्री करना है वो किस रेट पे करना है, जो में अप्रूव किए होंगे। अपनी मर्जी से
रेट नहीं। अब एक केस स्टडी में साथ साथ केस स्टडी की एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए केस स्टडी में कैसे टेस्ट करते। एक केस स्टडी में उसने कहा कि सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट में जो पर्सन है ना उसके पास पूरे आईटी सिस्टम की फुल एक्सेस है। फुल एक्सेस का मतलब जिस इंफॉर्मेशन को चाहे चेंज कर दें। अब क्या इसमें कोई कंट्रोल वीकनेस है क्या? वो उसका अपना कोई दोस्त आएगा जब तो वो रेट चेंज कर देगा, कम रेट पे एग्री कर लेगा जिससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेट किस रेट पे एग्री करना है जो डायरेक्टर्स ने अप्रूव किए हुए हैं, उसके अलावा किसी रेट पे सेल्स ऑर्डर एग्री। और फिर सेल्स ऑर्डर जितने भी हैं वो सारे के सारे कंप्लीटली रिकॉर्ड करके कोई इंफॉर्मेशन स्किप ना हो, अगले डिपार्टमेंट को सेंड कर देने हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट कौन सा है? डिस्पैच डिपार्टमेंट। क्लियर? अच्छा, अब मुझे बताइए, अब मैं वैल्यूएशन करना चाहता हूँ। सिस्टम समझ आ गया? ये था प्रैक्टिकल सिस्टम। अब एग्जाम लेवल पे अगर आपको सिस्टम समझ आ गया, मेरा पहला सवाल, सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट का प्रोसेस इनिशिएट या स्टार्ट कब होता है? शाबाश, जब कस्टमर इनके पास आता है। ठीक है, शाबाश। एंड कब होता है? जब ये सेल्स ऑर्डर सारे के सारे डिस्पैच डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे अहम डॉक्यूमेंट इस डिपार्टमेंट में क्या जनरेट होती है? सेल्स ऑर्डर, सेल इनवाइस नहीं, सेल्स ऑर्डर सबसे अहम डॉक्यूमेंट जनरेट होती है। क्लियर? अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर हम ये चाहते हैं कि सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट अपने सारे मकसद ठीक तरीके से पूरे करे, यानी कस्टमर आए, क्रेडिट लिमिट भी चेक कर रहा हो, इन्वेंट्री भी चेक कर रहा हो, अप्रूव्ड रेट पे हो, तो क्या हमें कोई कंट्रोल्स बिल्ड करने चाहिए? अब देखिए, एक है ऑब्जेक्टिव, एक है कंट्रोल। ये हैं इंटर रिलेटेड, ये हैं, लेकिन फर्क क्या है? ऑब्जेक्टिव है जनरल सेंटेंस, इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह का जिक्र नहीं होता। कंट्रोल्स हैं स्पेसिफिक प्रोसीजर्स। जैसे आपने कहा मेरा ऑब्जेक्टिव है सीए करना है, ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए मैंने हर सब्जेक्ट हर दिन 2 घंटे पढ़ना है, सारे टेस्ट देने हैं। ये क्या है? ये कंट्रोल एक्टिविटीज है। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे फिर कंट्रोल वीकनेस है, बिल्कुल ऐसे। अब देखिए, सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट में कंट्रोल, आपने आपसे एग्जाम में पूछेगा, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन हुआ तो पूछेगा सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट के कंट्रोल्स बताऊं क्या है। और अगर केस स्टडी हुई तो आपको सिस्टम देगा जिसमें कोई ना कोई कंट्रोल वीक होंगे, मिसिंग होंगे, या परफॉर्म ही नहीं हो रहे या सही परफॉर्म नहीं हो रहे। आपने आइडेंटिफाई करना है सिर्फ कि ये कंट्रोल्स परफॉर्म ही नहीं हो रहा या सही परफॉर्म नहीं हो रहा। सिस्टम को अच्छे तरीके से समझाए ना, यकीन कीजिए रीडिंग करते जाएंगे, आइडेंटिफाई करते जाएंगे। ठीक है, इसमें एसीसीए के क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल होते हैं। आई कैप फिर भी कहीं ना कहीं कोई डंडी मार जाता है, कुछ चीज़ें एज्यूम करता है, केस स्टडी में डिस्कस ही नहीं होती, कुछ चीज़ें एज्यूम करता है कि हमने, जैसे स्टॉक काउंट का एक प्रोसीजर था, उसमें उसने बताया, उसने कहा जी स्टॉक काउंट करने के लिए टीम आई, उस टीम का सुपरवाइजर इन्वेंट्री वेयर हाउस मैनेजर ही है जिसने स्टॉक काउंट करना है। कोई कंट्रोल वीकनेस है? भाई जो चोरी कर रहा है अगर वो तो कहेगा पूरा ये वे। फिर उसके बाद उसने सारे स्टेप्स बता दिए, हमने उसमें से वीकनेस आइडेंटिफाई कर दी। जब सोल्यूशन देखा, एक पॉइंट उसमें एडिशनल था, उसने कहा स्टॉक में से ऑब्सोलीट स्टॉक का कहीं जिक्र नहीं था। हमने असूल के मुताबिक उसको कुछ भी नहीं छेड़ा। सोल्यूशन में उसने कहा कि हर इन्वेंट्री में ऑब्सोलीट स्टॉक तो होता ही है, स्टूडेंट भूल गए कि उन्होंने ये वीकनेस आइडेंटिफाई करनी है कि ऑब्सोलीट स्टॉक को नॉर्मल स्टॉक से अलहदा नहीं किया जा रहा। हालांकि हमने कहा भाई तूने क्वेश्चन में बताया ही नहीं सिस्टम में, तो उसने कहा नहीं बताया इसलिए तो वीकनेस है। हमने कहा शाबाश। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अंडरस्टूड होंगी। बहरहाल आइए अब देखिए, अब कंट्रोल्स, अब ये कंट्रोल्स मैं आपको बताऊंगा, आपने मुझे बताना है अगर ये कंट्रोल सारे के सारे इंप्लीमेंट हुए तो क्या ये ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे कि नहीं। ये ऑब्जेक्टिव है, मकसद है,
इस मकसद को पूरा करने के लिए ये कंट्रोल एक्टिविटीज हैं। स्टेप नंबर 1, मैनेजमेंट, देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बाय मैनेजमेंट। पहला कंट्रोल मैनेजमेंट को चाहिए यानी सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट लादा हो, डिस्पैच डिपार्टमेंट लादा, मैसेजिंग डिपार्टमेंट लादा। क्लियर? दूसरी कंट्रोल एक्टिविटी, मैनेजमेंट शुड सेट एंड चेक क्रेडिट लिमिट बिफोर अप्रूविंग एवरी सेल्स ऑर्डर। क्या ये कंट्रोल एक्टिविटी समझते हैं है? इससे सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट को अपना काम सही करने में हेल्प होगी? बिल्कुल होगी। तीसरा के सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट शुड चेक इन्वेंट्री बैलेंस बिफोर अप्रूविंग सेल्स ऑर्डर। होना चाहिए। फोर्थ, सेल्स ऑर्डर शुड बी प्री नंबर्ड। प्री नंबर्ड किस लिए? ताकि अगर हम कोई सेल्स ऑर्डर गुम हो जाए, गिर जाए, तो जब हम डिस्पैच डिपार्टमेंट को भिजवाएं तो वो प्री नंबरिंग से ओ ये 62, 63, 64, 66, 65 किधर गया? प्री नंबरिंग हमेशा कंप्लीटनेस को इंश्योर करता है। प्री नंबरिंग हमेशा इंश्योर करता है, तो प्री नंबर होने चाहिए। अच्छा अब सुनिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, स्टूडेंट ने लिखा और स्टूडेंट को नंबर नहीं मिला, आपने बताना क्यों? उसने कहा सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट के जो कंट्रोल्स आपको याद है वो बताएं। रटे वाला सवाल। स्टूडेंट लिखा कि देयर शुड, जो ऑल सेल इनवॉइसेस शुड बी प्री नंबर्ड। ये तो सेल्स ऑर्डर पूछा था, वो तो इनवॉइसिंग डिपार्टमेंट का कंट्रोल है। अब देखिए इनवॉइसिंग डिपार्टमेंट में भी ये नजर आएगा आपको, ये प्री नंबरिंग। लेकिन इसकी प्री नंबरिंग में उसकी प्री नंबरिंग में फर्क क्या है? वो सेल इनवॉइसेस की है, ये सेल्स ऑर्डर की है। जिस तरह सेल्स ऑर्डर वाले ने इंश्योर करना है सारे सेल्स ऑर्डर अगले डिपार्टमेंट में जाए, डिस्पैच वाले ने इंश्योर करना, डिस्पैच में भी होगा प्री नंबरिंग है, डिस्पैच में भी आ गया। लेकिन इसमें क्या चीज प्री नंबरिंग हो रही है? गुड्स डिस्पैच नोट। क्लियर? प्री नंबर बिल्कुल। रेट्स और डिस्काउंट कौन से होने चाहिए? ऑथोराइज। क्या सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट में जो बंदा बैठा है उसे अपनी मर्जी से रेट्स और डिस्काउंट की इजाजत होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, ऑथोराइज होने चाहिए। चलिए आपको एक छोटा सा एक रियल केस, छोटे से एग्जाम्पल पूछता हूँ। आप ऑडिटर हैं कॉलेज के, आपको पता चला कि जो रिसेप्शन पे जो बंदे लोग हैं और वो स्टूडेंट के साथ निगोशिएशन करते हैं फीस के बारे में, और प्रिंसिपल साहब की तरफ से उनको इंस्ट्रक्शन है कि फीस बतानी 25,000 है और 15,000 तक कोई आ जाए तो ओके कर दो उसको। फर्ज कीजिए, क्या कंट्रोल वीकनेस है कि नहीं? क्या वीकनेस है? हाँ देखें, कुछ स्टूडेंट निगोशिएशन कर, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी निगोशिएशन नहीं करते। अब कोई स्टूडेंट 25 में मान जाएगा तो वो हो सकता है क्या करे, 10,000 जेब में रखे, 15,000 लिखे, या उस बंदे से कहे भाई जहाँ 25,000 देने को तैयार है आपका डिस्काउंट 15,000 ना कर दूं। और ये बहुत सी इंडस्ट्री में कॉमन प्रैक्टिस है, होता है ऐसे। वो कहेगा सर बिल्कुल कर दें, मुझे तो पता ही नहीं था। क्या अच्छा ऐसा करते हैं कि मैं इनवाइस 15 की बताऊंगा, 25 में से 10 तुम्हें वापस करूंगा, 5 तुम्हारे और 5 तुमने मुझे दे देना। अगर जो सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट पे बंदा बैठा है उसे डिस्काउंट या प्राइस चेंज करने की अथॉरिटी हो, वो डेफिनेटली इस तरह के फ्रॉड करता है कि जिन कस्टमर ने डिस्काउंट नहीं भी लेना होता उनको भी दिलवा देगा और अपने पास। तो इसीलिए उसने कहा कि ये डिस्काउंट ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड होने चाहिए, सेल्स ऑर्डर टीम के पास अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। ये केस स्टडी में वो बोलेगा कि सेल्स को बढ़ाने के लिए, प्रोसेस को एफिशिएंट करने के लिए हमने उसे कहा भाई तू खुद ही सेल्स प्राइस अप्रूव कर दिया कर। प्रोसेस को एफिशिएंट जरूर होना चाहिए लेकिन लॉस तो नहीं होना चाहिए ना उसकी बेस पे। अब मुझे बताइए, क्या ये सारे कंट्रोल जो आपने पढ़े हैं ये इसी सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट से रेलिवेंट है? आप समझते हैं कि इस डिपार्टमेंट में होने चाहिए? कोई ऐसा कंट्रोल जो आप समझते हो या तो गैर जरूरी है या जरूरी है लेकिन किसी और डिपार्टमेंट से रिलेट करता है? नहीं, सारे जरूरी हैं इसी डिपार्टमेंट। अब सुन लें, जिस स्टूडेंट ने ये 1 2 3 4 5 पॉइंट्स याद कर लिए, ये कंट्रोल एक्टिविटी 1 2 3 4 5 पॉइंट्स याद कर लिए, उसने ये सेल्स ऑर्डर का टॉपिक तैयार कर लिया।
याद कर लेंगे जी। आप देखिए उसमें अगर अब देखिए सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट में देखिए कितने सेंटेंस है, 1 2 3 4, फिर उसके बाद आगे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कोई 15 20 है, 15 20 बचपन पता नहीं क्या गिन रहा है। लेकिन ये 15-20 लाइंस का कंसेप्ट समराइज हो गया है इन 5 वर्ड्स में। ये 5 वर्ड याद करना आपका काम है। इस 5 वर्ड की बेस पे आपको 15 लाइन कवर करवाना ये मेरा काम है। अगर आपने 5 वर्ड याद ना किए आपका कसूर, अगर वर्ड याद किए और फिर भी केस स्टडी सॉल्व ना हुई वो मेरा कसूर। एग्री करते हैं? तो 5 वर्ड याद कर लेंगे, ये लाजमी याद करने। लाइन से नहीं घबराना, ये नजर का धोखा है। ये मैं आपको कल सिखाऊंगा कि एक लफ्ज के जब कोई दोस्त हेडिंग बना दे ना, बता दे तो उसे सेंटेंस कैसे बनाना है। ये हेडिंग, ये हेड। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद डिस्पैच डिपार्टमेंट। डिस्पैच डिपार्टमेंट का काम क्या है कि जो भी ऑर्डर आए उसको डिस्पैच करना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई मिशन ना हो, यानी ऐसा ना हो कोई सेल्स ऑर्डर एग्री हो गया डिस्पैच ना हो सके, कोई डुप्लीकेशन भी ना हो, ऐसा ना हो कोई एक सेल्स ऑर्डर 2 दफा हो गया हो, और जो ऑर्डर डिस्पैच करना है वो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हो। क्लाइंट ने ब्लैक ऑर्डर किया है कलर तो ब्लैक ही भेजना, ग्रे नहीं भेज देना, वरना वो सेल रिटर्न हो जाएगी। और जब ऑर्डर डिस्पैच करना है तो कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट वसूल करनी है जब वो कस्टमर को, ताकि सनद रहे और बवक्ते ज़रूरत काम आवे। बाद में मुकर ना जाए कस्टमर के, मुझे तो ये चीज़ें मिली ही नहीं, मुझे तो ये चीज़ें। अच्छा बताइए, आप समझते हैं कि डिस्पैच डिपार्टमेंट को ये चीज़ें इंश्योर करनी चाहिए, कोई ओमिशन ना हो, सेल्स ऑर्डर की डुप्लीकेशन ना हो, चीज़ें सही स्पेसिफिकेशन के मुताबिक पहुंचे, कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट ले लीजिए। इन मकसद को, ये खुद बहुत ही मकसद पूरा हो जाएंगे। बस सीए में एडमिशन ले लिया कॉलेज में, बस काफ़ी है सीए करने के कंट्रोल्स भी बिल्ड करने पड़ेंगे, कंट्रोल्स भी बिल्ड करने पड़ेंगे। तो ये इंश्योर करने के लिए कि डिस्पैच डिपार्टमेंट सही काम कर रहा है, ये सारे ऑब्जेक्टिव पूरे कर रहा है, कुछ कंट्रोल होने चाहिए। पहला कंट्रोल क्या है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। ये तो पहले हम पढ़ चुके हैं। अच्छा उसमें पढ़ा था, अब एक्सप्लेनेशन में फर्क आता है। सेल्स ऑर्डर में पढ़ते हैं देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बिटवीन सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट एंड डिस्पैच डिपार्टमेंट। लेकिन डिस्पैच डिपार्टमेंट में क्या पढ़ते हैं भला? देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बिटवीन सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट, डिस्पैच डिपार्टमेंट एंड इनवॉइसिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, यानी आगे पीछे से जिस डिपार्टमेंट की सेग्रीगेशन ड्यूटी है ना, उसे आगे पीछे डिपार्टमेंट से सेपरेट करना। समझ आया? तो फिर मुझे बताइए अगर समझ आया तो, अगर इन्होंने सही सारी क्लास के लिए टेस्ट क्वेश्चन आइए इन स्टूडेंट से, अगर इन्होंने सही, नहीं चाय का टाइम तो गुजर गया, अब घर जाने की टाइम। इनवॉइसिंग डिपार्टमेंट में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए। एक्सप्लेन करें। देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बिटवीन शाबाश डिस्पैच डिपार्टमेंट एंड इनवॉइसिंग डिपार्टमेंट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। शाबाश। जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सेग्रीगेशन ड्यूटी होनी चाहिए। एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन करें। देयर शुड बी सेग्रीगेशन ड्यूटी बिटवीन पिछला डिपार्टमेंट इनवॉइसिंग, ये डिपार्टमेंट जीएल, और अगला कोई है ही नहीं, दो चलिए। अब देखिए हेडिंग याद है, उससे सेंटेंस बना लिया कि नहीं बना? इसी तरीके से चलना है, सिर्फ कीवर्ड याद करना है। आप समझते हैं डिस्पैच डिपार्टमेंट में सेग्रीगेशन ड्यूटी होनी चाहिए, किसकी किसके साथ वो बता दिया। प्री नंबरिंग होनी चाहिए। अच्छा ये ध्यान में रखिएगा, अगर एग्जाम में आपने सिर्फ ये लिखा ना देयर शुड बी प्री नंबरिंग, 0 नंबर देगा। आपको लिखना पड़ेगा किसकी प्री नंबरिंग, देयर शुड बी प्री नंबरिंग ऑफ गुड डिस्पैच नोट। फिर कह रहा है अच्छा डिस्पैच डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉइज गुड्स को डिस्पैच कर रहे हैं,
वो हर एम्प्लॉय गुड्स को जो भी जूनियर है वो डिस्पैच करके भेज दें ट्रांसपोर्टर को कि कोई सीनियर पर्सन उसको डब्बा बंद होने से पहले चेक करे। असल में होता क्या प्रैक्टिकली, इसका भी सिस्टम बता देता हूँ। सेल्स ऑर्डर जितने भी आते हैं ना डिस्पैच डिपार्टमेंट में, डिस्पैच डिपार्टमेंट वाला उनको दिनों के लिहाज से तरतीब लगा देता है कि इस दिन में ये वाले ऑर्डर डिस्पैच करना है, इस दिन में ये वाला ऑर्डर, इस दिन में ये वाला ऑर्डर। सुबह आता है, देखते हैं आज मैंने कौन कौन से ऑर्डर डिस्पैच करने हैं, उनको लदा कर देता है आज के लिए, और फिर अपने स्टाफ से कहता है कि भाई ये 4 तुमने डिस्पैच करने हैं, 5 तुमने डिस्पैच करने हैं। लेकिन जब सारी चीज़ें पैक कर लो ना तो कार्टन जो है ना डब्बा, उस पर टेप लगाने से पहले मुझे बता देना। जब ये कहते हैं सर सेल्स ऑर्डर के मुताबिक चीज़ें सारी हमने पैक कर दी हैं, फाइनल डब्बा क्लोज कर दें, जो उनका डिपार्टमेंटल हेड होगा डिस्पैच, वो कहेगा अभी नहीं, पहले वो एक डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसे कहते हैं गुड्स डिस्पैच नोट। इस गुड डिस्पैच नोट में इंश्योर करेगा सेल्स ऑर्डर के मुताबिक चीज़ें हैं, और फिर चेक करेगा जो चीज़ें डिस्पैच की जा रही हैं वो वही हैं जो कस्टमर ने ऑर्डर की थी। यानी जो गुड्स डिस्पैच की जा रही हैं उनको सेल्स ऑर्डर के साथ मैच करेगा, मैच होने के बाद एक गुड डिस्पैच नोट बनाएगा और फिर उसके ऊपर साइन करेगा। इस डिपार्टमेंट हेड के साइन इस बात का सबूत होंगे कि कस्टमर को चीज़ें डिस्पैच करने से पहले रीचेक कर लिया गया है बाय डिपार्टमेंटल हेड। रीचेकिंग होनी चाहिए। फिर इसके बाद कस्टमर को चीज़ें डिस्पैच कर दी जाएंगी। गुड डिस्पैच नोट की एक कॉपी कस्टमर को, एक कॉपी डिपार्टमेंट अपने पास रखता है और एक कॉपी इनवॉइसिंग डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है। सिस्टम समझ आया? समझ आया तो मुझे बताइए डिस्पैच डिपार्टमेंट का काम स्टार्ट कब हुआ? सेल्स ऑर्डर है, करेक्ट। इसका काम खत्म कब हुआ? जब गुड डिस्पैच नोट इनवॉइसिंग डिपार्टमेंट भेज दिए। बेहतरीन। सबसे अहम डॉक्यूमेंट कौन सी बनाता है ये? गुड्स डिस्पैच नोट। अच्छा, अब ये डिपार्टमेंट सही काम कर रहा है कि नहीं, इसके लिए कुछ कंट्रोल्स होने चाहिए। कौन से कंट्रोल्स? स्टेप नंबर 1 सेग्रीगेशन ड्यूटीज होनी चाहिए। 2 GDN प्री नंबर होना चाहिए। 3 गुड्स एंड साइनिंग ऑफ GDN। जो डिपार्टमेंटल हेड है वो पहले क्रॉस मैच कर ले सेल्स ऑर्डर के मुताबिक ही गुड डिस्पैच स्पेसिफिकेशन करेक्ट है, और फिर गुड डिस्पैच नोट पे साइन कर दे। क्लियर? और कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट भी ली जाए, यानी जब कस्टमर को गुड्स डिस्पैच कर दी जाए तो कोरियर वाले से कहा जाए जब कस्टमर को चीज़ें दे दो साइन ले लेना, और वो साइन जो आप करते हैं ना इसकी कॉपी वापस कंपनी में आती है। कभी ICAP का रिजल्ट कार्ड आता हो आप, तो कोरियर वाला साइन लेता है कि नहीं? साइन लेता है ना, लेता है साइन। आया नहीं, अब ऑनलाइन होता है। चले हमारे ज़माने में आता है वो साइन भी लिया करता था। चले कोई Draz.com से चीज़ मंगवाई जाए, चीज़ें जब आपके पास आती हैं वो साइन नहीं लेता ना, ऐसे ना करें साइन। अगर साइन नहीं ले रहा तो कंट्रोल वीकनेस है, कल को आप मुकर सकते हैं। अच्छा, फोन पे कंफर्म कर, चले कोई और तरीका होगा। 12 इनवाइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट, इसका काम क्या है? अब देखिए इनवाइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है? जितने भी गुड डिस्पैच नोट आई इसके पास उनकी इनवाइस बनाने। ये करता क्या है? जैसे गुड डिस्पैच नोट आते हैं, गुड डिस्पैच नोट इसके पास आती है डिस्पैच डिपार्टमेंट से, और सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट से आता है सेल्स ऑर्डर। ये इनवाइस बनाता है। आप बता सकते हैं दुनिया की सबसे सिंपल और सबसे कम्प्लेक्स इनवाइस में कॉमन क्या चीज़ है? दोनों में एक तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी होती है, दूसरा रेट होता है, और अगर कोई डिस्काउंट हो वो भी होता है। अब जो बड़ी चीज़ इनवाइस होगी उसमें हो सकता है 100 चीज़ें हों, छोटी में 2 चीज़ें हों। लेकिन इनवाइस बनाने का तरीकाकार यही होता है कि आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, आगे क्वांटिटी और फिर रेट। इनवाइसिंग वाले ने इनवाइस प्रिपेयर करनी है, रेट उठाना है कहाँ से? सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट से, और क्वांटिटी उठानी कहाँ से? और मल्टीप्लाई करके अगर कोई डिस्काउंट एग्री हुआ है सेल्स ऑर्डर में वो लेस कर देगा और फाइनल नेट पेबल अमाउंट कैलकुलेट कर देगा। लेकिन चूंकि ये क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है इसीलिए इसको, जिस तरह गुड्स ये डिस्पैच डिपार्टमेंट में एक सीनियर बंदे ने क्रॉस चेक किया था ना कि सही डिस्पैच हो रही है चीज़ें, उसी तरह इनवाइसिंग डिपार्टमेंट में भी एक सीनियर बंदा इसको क्रॉस करता है कि इनवाइस ठीक बनी है कि नहीं। साइन कर दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है? चीज़ें कस्टमर को भिजवा दी जाती हैं, सॉरी इनवाइस कस्टमर को भिजवा दी जाती हैं। एक इनवाइस कस्टमर को, एक अपने पास रख लेते हैं, और एक अगले अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भिजवा दी जाती है।
क्लियर? इनवाइसिंग डिपार्टमेंट का काम समझ आ गया? एक्टिविटीज फिर से बताइए अगर समझ आ गया तो। इनवाइसिंग डिपार्टमेंट का काम इनिशिएट कब होता है? जब इसके बाद गुड डिस्पैच नोट आता है, शाबाश। खत्म कब होता है? जब ये सेल इनवाइस अगले डिपार्टमेंट को भेज देता है। सबसे अहम डॉक्यूमेंट कौन सी जनरेट होती है इसके बाद? सेल, शाबाश। अच्छा बताइए, क्या सेल इनवाइस सही बनानी चाहिए इनको? सारी गुड डिस्पैच नोट की बनानी चाहिए? सही बनानी चाहिए, रेट ठीक हो। इसके लिए ऑटोमेटिकली वो सही काम कर रहे होंगे कि कुछ कंट्रोल्स बिल्ड होने चाहिए? कंट्रोल्स बिल्ड होने चाहिए। वो कौन से कंट्रोल्स? सेग्रीगेटेड ड्यूटी होनी चाहिए, प्री नंबरिंग ऑफ सेल, प्रिपरेशन ऑफ सेल इनवाइस यूजिंग गुड डिस्पैच नोट, सेल्स ऑर्डर। यानी जो इनवाइस प्रिपेयर करनी है किसकी बेस पे करनी है? जीडीएन। और जीडीएन से क्या उठाना है? क्वांटिटी। और सेल्स ऑर्डर से रेट। क्या एक इंडिपेंडेंट पर्सन रीचेक करे? अगर आईटी सिस्टम है तो हमने देखना आईटी कंट्रोल स्ट्रांग हो। आईटी सिस्टम में ना हर गुड डिस्पैच नोट सिस्टम में ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, डिस्पैच करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली। तो हमने ये देखना है कि जितने भी गुड डिस्पैच नोट है उनमें से सबकी सेल इनवाइस बन गई कि नहीं। और अगर किसी सेल इनवाइस पे शक हो उसका क्लिक करें, रिलेटेड गुड डिस्पैच नोट भी सामने आ जाएगा, सेल्स ऑर्डर भी आ जाएगा। क्लियर? और लास्ट में क्या कह रहा है कि प्री नंबरिंग एंड क्रेडिट नोट। जैसे सेल्स, अच्छा मुझे बताइए, सेल्स करते हैं, इनवाइस कौन भेजेगा? इनवाइसिंग डिपार्टमेंट। सेल्स रिटर्न भी हो सकती है। सेल्स रिटर्न किसको डील करनी चाहिए? किस डिपार्टमेंट को? क्या अकाउंट्स डिपार्टमेंट को? इसलिए कि जब सेल रिटर्न होती है ना, सबसे अहम काम ये चेक करना होता है क्या ये हमारी दुकान की सेल है, और ये हमारी दुकान हमारे बिजनेस की सेल है कि नहीं। ये सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट कंफर्म कर सकता है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट। वो देखेगा कि ये जो रिटर्न आ रही है क्या इसकी सेल इनवाइस हमारे रिकॉर्ड में है। अगर है तो इसका मतलब हमारी, वरना एक जैसी चीज मुख्तलिफ दुकानों पे मिलती है। आप चीज वापस करने जाए सबसे पहले वो यही देखता है कि क्या इनवाइस है। सर वो आपसे इनवाइस मांगते हैं। इनवाइस का मकसद क्या होता है? अपने रिकॉर्ड के साथ मैच करें कि वो आपकी दुकान की इनवाइस इशू हुई है। तो क्रेडिट नोट भी जब सेल्स होती हैं, जब क्रेडिट नोट कब होता है? जब सेल्स रिटर्न के परचेज रिटर्न पे। पक्का है? क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न होता है, शाबाश। तो सेल्स रिटर्न पे किसको डील करना है? बिलिंग डिपार्टमेंट। क्लियर? सेल्स रिटर्न थोड़ा हटके कंसेप्ट है, इस पे ज्यादा सर खवाने की जरूरत है। आखिरी और आपका फेवरेट, जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट? आपका नहीं है। पहली चीज, इसमें क्या ये रिस्क हो सकता है कि इसके पास 10 इनवाइसेस आए, ये रिकॉर्ड 9 करे या 11 करे? ज्यादा भी डुप्लीकेशन, ओमिशन भी हो सकती है, डुप्लीकेशन भी हो सकती है, दोनों रिस्क है। एक हो सकता है 2 दफा रिकॉर्ड हो जाए। तो इसके लिए कंट्रोल्स बताएं। प्री नंबरिंग हो ताकि डुप्लीकेट नंबर एंटर हो फौरन पूछ, और दूसरा एक और कंट्रोल बताता हूं, ये आईटी में ज्यादा यूज होगा। रिकॉर्ड करने के बाद ना इनवाइसेस मैनुअली काउंट कर ले कितनी इनवाइसेस है, 10, और देखिए सिस्टम में कितनी इनवाइसेस की एंट्री हुई है। अगर तो इधर भी 10 इधर भी 10, अगर इधर 10 उधर 9 या 11, इसे कहते हैं बैच टोटल। इस कंट्रोल का नाम क्या है? बैच टोटल। ये बैच टोटल लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं लिखा तो ऐड कर लें बैच टोटल। बैच टोटल समझ ले, बैच जो आपने बनाया 10 का बैच रिकॉर्ड किया ना, उनको काउंट करके देख ले, उनको काउंट करके देख ले। ये बाज़ का स्टूडेंट्स जब एडमिशन फॉर्म जमा करवाते हैं, पहले ऐसे होता था, पता नहीं प्रैक्टिस है कि नहीं, तो वो फॉर्म सारा कॉलेज की मैनेजमेंट को दे दिया करते थे, सर आप ये जमा करवा दीजिए आई कैप। तो वो जब एंट्री करते थे ना, तो बैच टोटल, क्योंकि वो बड़ा क्रिटिकल मैटर होता है कि किसी एक स्टूडेंट की रह ना जाए एडमिशन फॉर्म, तो वो जितने एडमिशन फॉर्म एंटर करते थे ना उनको टिक करते जाते थे, और जब एंड पे सारे एडमिशन फॉर्म एंटर होते फिर काउंट करते थे कि हमारे पास एडमिशन फॉर्म कितने आए हैं, हमने एंटर कितने किए हैं।
अगर तो बराबर है इसका मतलब सारे हो गए, अगर एक भी कम होता था फिर एक एक को चेक करते थे कौन सा रह गया। तो ये कंट्रोल क्या कहलाता है, बेस्ट टोटल। ये यहाँ पे नहीं है। अच्छा, इसके बाद अकाउंट स्टेटमेंट। क्या अकाउंट स्टेटमेंट मंथली बेसिस पे भिजवानी चाहिए? क्यों? ताकि अगर किसी कस्टमर के रिकॉर्ड में गलत एंट्री होगी है वो बता दे। क्या डेटर्स की कंट्रोल अकाउंट, अच्छा आपको पता है जनरल में जब पोस्टिंग होती है उसके बाद लेजर में, जनरल में रिकॉर्डिंग होती है उसके बाद लेजर में पोस्टिंग होती है, ये पता है कि नहीं? ये जर्नल है इनवाइस नंबर 102345, इसके बाद इसकी पोस्टिंग होती है कहाँ पे? और आपको शायद ये पता ना हो कि लेजर दो तरह के होते हैं, एक होता है कंट्रोल अकाउंट और एक होता है सब्सिडरी लेजर अकाउंट, सिंगल बंदे का। ये चीज जैसे टोटल सेल है इधर 10,000, कंट्रोल अकाउंट में टोटल सेल आएगी 10,000, यहां पे मिस्टर ए की लैदा सेल आएगी 1,000, बी की लैदा आएगी 2300, सी की लैदा आएगी 800 और इसी तरह डी। रूल क्या है? जब आप एंट्री कर लेना इसका टोटल, कंट्रोल अकाउंट का टोटल और सब्सिडरी लेजर का टोटल मैच करना चाहिए, और अगर मैच नहीं कर रहा तो रिकंसिलिएशन बननी चाहिए। यह है, इसे कहते हैं रिकंसिलिएशन। इसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं कहते, इसे कहते हैं डेटर्स या रिकंसिलिएशन बिटवीन कंट्रोल अकाउंट एंड सब्सिडरी लेजर बोलते हैं इसको। तो बताइए क्या इनवॉइसेस ठीक रिकॉर्ड होगी है कि नहीं? इसके लिए रिकंसिलिएशन बननी चाहिए, अकाउंट स्टेटमेंट भी सेंड करनी चाहिए ताकि अगर कोई गलती होगी पकड़ी जाए, एजिंग बननी चाहिए ताकि पुराने डेटर्स राइट ऑफ हो जाए, और अगर कोई बहुत पुराने डेटा जिनके पैसे एक्सपेक्टेड नहीं है राइट ऑफ भी होना चाहिए। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, राइट ऑफ करेगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट लेकिन अप्रूव करेंगे डायरेक्टर्स। आपने लॉ में पढ़ा होगा कोई भी एसेट आपने राइट ऑफ करना है डायरेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए। कुछ समझ आए? अच्छा आज आपने क्या करना है, ये पहला सिस्टम था, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको। आपने आज घर जाके ये पॉइंट्स आपने नोट कर लिए कंट्रोल्स, ठीक है, इनको याद करना है। आपकी आसानी के लिए हमने क्या किया है, ये अल्फाज बुक में भी हाईलाइट कर दिए। ये पिक ले लें जल्दी से अगर लेनी है तो, प्रोजेक्टर ऑन हो रहा है। ये कोई डॉक्यूमेंट बनाते नहीं अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स बनाता डॉक्यूमेंट बनाता ही नहीं है, तो फिर ये प्री नंबरिंग किसी की नहीं करेगा। आपने वो लिखवाया ना कि बैच टोटल मैनुअली चेक कर लेते हैं। हाँ जी, वो डुप्लीकेट, अगर डुप्लीकेट एंट्री है तो वो बैच टोटल से फर्क आ जाएगा सामने। अच्छा अब सिर्फ आप, ये हमारा कंसेप्ट था, इसको मैंने बुक पे ट्रांसफर करना है कि ये बता दूं कि जो कुछ हमने पढ़ा है वो बुक में किधर है। तो आप सेल सिस्टम पे आइए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 है, लर्निंग सबसे पहले तो देखिए सेल सिस्टम है ना, इसके 4 डिपार्टमेंट है, सेल्स ऑर्डर, डिस्पैच, इनवॉइसिंग या बिलिंग, क्लियर। आपने करना क्या है, सारी चीज को इग्नोर कर देना, इसको पढ़ लेना है, सिर्फ पढ़ना है, याद नहीं करना। इसको क्या करना है, इससे आपको वो जो मैंने बैकग्राउंड सेट किया था ना वो पता चल जाएगा। तो आपने इसको क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है, याद नहीं करना। इसको ना पढ़ना है ना याद करना है, इसको ना पढ़ना है ना याद करना है, फिलहाल इग्नोर, काटना नहीं है। इसको पढ़ना है, याद नहीं करना। कंट्रोल एक्टिविटीज टिक करें, आपका सबसे बड़ा पढ़ना पूरा है, याद सिर्फ बोल्ड वर्ड करना है। 2-3 दफा पढ़ेंगे, बोल्ड वर्ड के साथ सेंटेंस लिखने के काबिल हो जाएंगे, मेरी जिम्मेदारी। इंशाल्लाह। फिर से
देखिए ज़रा यहाँ पे ये अग्निपथ है, ध्यान से चलना है। ये चैप्टर यहाँ तो बहुत आसान होता है या बहुत मुश्किल होता है। तो करना कैसे आपने, आज सेल सिस्टम मैंने समझाया, कंट्रोल एक्टिविटी। अब करना क्या है आपने को, इससे दाएं बाएं 19-20 भी नहीं करना, इसको सिर्फ पढ़ना है इस कॉलम को, हर डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट का, सिर्फ इसका नहीं, सेल्स के हर डिपार्टमेंट पढ़ना है, नहीं करना। इसको ना पढ़ना है ना याद करना, ये सबसे अहम होगा आपके लिए आज। इसको पढ़ना है, सिर्फ बोल्ड वाला याद करना है, सिर्फ बोल्ड वाला याद करना है, सिर्फ बोल्ड वाला याद करना है। पूरा सेंटेंस याद करने के चक्कर में गए, फिर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं ये चैप्टर ना हो पाएगा, ये चैप्टर ना हो पाएगा, फिर पूरा महीना यही चैप्टर ले लेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं 5 दिनों में इस चैप्टर के एक्सपर्ट हो जाएं, तो इस सब रोज के साथ आपने काम करना है। सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए, 5 दिन बाद हमारा सिलेबस भी कंप्लीट, बल्कि 1 दिन तो निकल गया, 4 बाकी रह गए समझे। ठीक है जी, 5 ही कर लें, 5 दिन क्लियर। अच्छा सुन ले, कल हमारा नॉर्मल टाइम जो होगा 9 बजे इधर लेक्चर होगा। नहीं 8 बजे नहीं, मैं थोड़ा रेस्ट करके आऊँगा, इतना ज़्यादा पढ़ाना भी नहीं है। आप में से जिन स्टूडेंट्स के घर दूर हैं नहीं आना, उन्होंने लेक्चर अपलोड हो जाएगा, क्योंकि कल हो सकता है कन्वेंस की प्रॉब्लम हो, फिर आप फंस जाएं, मुनासिब नहीं है। घर में जिनके करीब ही हॉस्टल हैं या घर है करीब ही, वो वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे, और वो आ जाए वहाँ जाए। बाकी सबका जो लेक्चर्स है बाकी स्टूडेंट्स के लिए वो यूट्यूब पे इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। क्लियर जी, सब ने नहीं आना, 4-5 स्टूडेंट भी आ जाए, हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि इंटरेक्शन डेवलप हो जाएगा। कल कुछ करेंगे, कल कुछ करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।